हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। A1 नोट्स है ये सीरीज है। इसी सीरीज से हम आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट है, समकालीन भारत एवं शिक्षा। चैप्टर नंबर 2 है असमानता एवं सामाजिक पदानुक्रम। तो इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने आपको कंप्लीट कराया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे बोला जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, असमानता को स्पष्ट करते हुए भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा देखिए, अथवा भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारकों एवं असमानता दूर करने हेतु सुझाव एवं प्रयासों का वर्णन कीजिए। देखिए इसका उत्तर हम किस प्रकार देते हैं। पहला है, देखिए उत्तर, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता के रूप में सामाजिक असमानता को देखा जा सकता है। समाज में जातिगत आधार पर समाज का विभाजन है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहीं पर शूद्र तथा निम्न जाति के लोगों को हेय दृष्टि से देखकर उन्हें समाज में उच्च वर्गों के समान सम्मान तथा अधिकार प्राप्त नहीं है। समाज की जातिगत असमानता आधार पर ही श्रम विभाजन है। साथ ही साथ उच्च जाति के लोग अपने से निम्न जाति के लोगों या परिवारों से सामाजिक संबंध यानी कि विवाह आदि नहीं रखते हैं, जबकि समाज में सौहार्द व शांति तभी संभव है जब जातिगत आधार पर संबंध ना हो। देखिए आगे हम क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था हमसे, शिक्षा में असमानता। तो शैक्षिक असमानता के निम्नलिखित कारक हैं। पहला है हमारा निर्धनता। तो देखिए आप सीरीज से निर्धनता के बारे में पढ़ लेंगे, बाकी हम कंप्लीट यहाँ पर जितनी हेडिंग इसके अंतर्गत आती है हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। आप सिर्फ हेडिंग को याद कर लीजिए, बाकी मैटर आप अपने से भी, हम पहले भी कह चुके हैं कि आप लिख सकते हैं। तो देखिए निर्धनता क्या होती है। वातावरण, सामाजिक स्तरीकरण, स्तर में अंतर, अवसर का अभाव। देखिए इसमें पूछा जा रहा था कि असमानता दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर है सुझाव तथा प्रयास, किस प्रकार से असमानता को दूर किया जा सकता है। पहला है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान चलाकर, तीसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंट को आप A1 सीरीज से एक बार जरूर पढ़ लीजिए और आपके दिमाग में वो मैटर बन जाएगा, जिससे आप एग्जाम के टाइम आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जाति व्यवस्था सामाजिक विकास का अवरोधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो देखिए किस प्रकार हम उत्तर देते हैं। जाति व्यवस्था एक अभिशाप है जो हमारे समाज को डसती जा रही है और समाज के विकास को भी अवरोधित कर रही है। इन सामाजिक अवरोधों को हम निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट समझ सकते हैं। देखिए कौन कौन से तथ्य हैं। पहला है देश की एकता में बाधा। ये सब क्या करते हैं, देश की एकता में बाधा डालते हैं। दूसरा है प्रजातंत्र के लिए घातक होते हैं ये। तीसरा है भारतीय संविधान की अवहेलना। चौथा है पक्षपात एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन। पांचवा है नैतिक पतन। छठा नंबर है औद्योगिक कुशलता में बाधा। नंबर 7 है नैराश्य एवं मानसिक तनाव, अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। 9 नंबर है धर्म परिवर्तन में प्रेरक। नंबर 10 है विदेशों से संपर्क में बाधक। 11 नंबर है विदेशी दासता। 12 नंबर है पारिवारिक तनाव। 13 नंबर है सामाजिक गतिशीलता में बाधक। 14 नंबर है औद्योगिक संघर्ष। तो जितना पॉइंट हमने बताया आपको, इन सब पॉइंट के बारे में आप एक बार A1 सीरीज से ज़रूर पढ़िए। थोड़ा बहुत आपके माइंड में मैटर बना रहेगा। यदि आपको हेडिंग याद है तो हेडिंग के आधार पर आप आंसर दे सकते हैं।
देखिए हम चाहते हैं कि कम समय में आपको उसके अंतर्गत आने वाली हेडिंग याद हो सके, बस इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वंचित वर्ग एवं विकलांगों के लिए शिक्षा एवं पाठ्यक्रम के निरूपण पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, अथवा विकलांगों के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम होने चाहिए। तो देखिए, वंचित वर्ग की शिक्षा। समाज के वंचित वर्ग के प्रति हमारी उदासीनता इतनी अधिक है कि उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं दिया जाता है। आज भी बहुत से लोगों में अशिक्षा होने से उनके विचारों में रूढ़िवादिता का प्रवेश है। रूढ़िवादिता अधिकांश अनुसूचित जाति के लोगों में अधिक से अधिक होने का कारण अशिक्षा है। ये लोग पुराने विचारों रीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना चाहते हैं। उन्हें छोड़ने में वे अपनी पुरानी पीढ़ी का अपमान समझते हैं, लेकिन शिक्षा के विकास के साथ साथ धीरे धीरे रूढ़िवादी विचारों में भी कमी आती जा रही है। भारतीय समाज के वर्तमान पतन का एक कारण लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना था, जबकि एक तरफ हम सभी स्वतंत्रता का 65वां वर्ष मना रहे हैं और इस युग को हम नारी जागरण युग भी कहते हैं, किंतु वास्तव में अब तक नारियों की सामाजिक पराधीनता की बेड़ियां काटकर हम फेंकने में असफल रहे हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान में सभी क्षेत्रों में समानता के अवसरों की गारंटी के बावजूद अभी भी स्त्रियों को मानवीय रूपों में स्थान नहीं मिल पाया है। अब आगे हम बात करते हैं हेडिंग के अंतर्गत आने वाला पॉइंट, विकलांगों के लिए शिक्षा। विकलांगों के लिए क्या क्या शिक्षाएं होनी चाहिए, इसके बारे में आप लिखेंगे। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आप लिखेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम सभी प्रकार के विकलांगों के लिए एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अंधों के लिए पाठ्यक्रम डॉक्टर फ्रैम्पटन के अनुसार अंधों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत वही उद्देश्य होने चाहिए जो सामान्य दृष्टि वालों के लिए होते हैं। पाठ्यक्रम में निम्नांकित विषयों को अतिरिक्त रूप से सम्मिलित करना चाहिए। देखिए, अतिरिक्त रूप से कौन कौन से विषय हैं, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिए। गृह विज्ञान, संगीत, शारीरिक कलाएं, चौथा है गतिशीलता। बहरों के लिए पाठ्यक्रम, बहरों के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके अंतर्गत आने वाले क्या मैटर हैं, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद है लंगड़े लूलों की शिक्षा। देखिए, इनकी शिक्षा के संबंध में विद्यालय को अग्रांकित व्यवस्थाएं करनी चाहिए। पहला है घुमावदार कुर्सियों की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है हाथ दूषित बालकों के लिए बिजली के टंकण यंत्र, यानी कि जिससे क्या करते हैं, जिस तरीके से आप टाइपिंग करते हैं उसी प्रकार का यंत्र होना चाहिए। चौथा है विद्यालय भवन के उपयुक्त फर्शों का निर्माण आदि। मानसिक दुर्बलताग्रस्त बालकों के लिए पाठ्यक्रम मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बालकों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जड़ बुद्धि, निम्न बुद्धि, सामान्य से निम्न। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर निम्न होना चाहिए। तो जड़ बुद्धि में क्या मैटर है और निम्न और सामान्य बुद्धि में, इन तीनों में क्या मैटर है, आप A1 सीरीज से एक बार जरूर पढ़िए। सिर्फ हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर हेडिंग आपको कंप्लीट हम करा रहे हैं ताकि आपके माइंड में वो हेडिंग बना रहे, आप एग्जाम के समय आसानी से उस मैटर को लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक वंचितों से आप क्या समझते हैं, इनके शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपको वंचित वर्ग के बारे में बताया जा चुका है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया है, तो आपको यहाँ पर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग आती है, बस उसी को आप एक बार देख लीजिए। और इसमें है शैक्षिक अवसरों की समानता का क्या महत्व है। तो देखिए, हम शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग आती है। पहली हेडिंग है शिक्षा मौलिक अधिकार है। दूसरा है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तीसरा है प्रजातंत्र की सफलता। चौथी हेडिंग है राष्ट्र का विकास। पांचवा है सामाजिक एकीकरण शिक्षा।
अब देखिए इस प्रकार से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो हमने जितना आपको बताया है सिर्फ आप वही उतनी हेडिंग याद कर लीजिए, बाकी एक बार मैटर आप ज़रूर पढ़ लीजिए, आपके माइंड में आसानी से वो बना रहेगा और आप एग्ज़ाम टाइम आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? भारत में यह कहाँ तक उपलब्ध है? देखिए शैक्षिक अवसर के बारे में। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर समानता का अर्थ है अवसरों की समानता, अर्थात वर्ग, जाति, धर्म, भाषा इत्यादि को ध्यान में न रखते हुए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है। 1950 में जब भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें सभी प्रकार के लोगों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं हेडिंग, शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु संवैधानिक प्रावधान। कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं? देखिए इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए ताकि आप इसके अंतर्गत आने वाले मैटर को आसानी से लिख सकें। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 15 के बाद 16 है, उसके बाद है 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 146। ये जितने भी अनुच्छेद हमने बताया है आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अनुच्छेद ये इतने इसके अंतर्गत आते हैं, उसके बाद आप मैटर आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, आर्थिक व सामाजिक असमानता को स्पष्ट कीजिए। देखिए आर्थिक असमानता, सामंती व्यवस्था वाले समाज में उत्पादन के तमाम साधनों पर उच्च जाति के व्यक्तियों जैसे क्षत्रिय तथा वैश्यों का अधिकार था, जिस कारण समाज का निम्न वर्ग हमेशा से ही श्रमिक वर्ग का हिस्सा रहा तथा इस आर्थिक असमानता के कारण से समाज द्वारा शोषित तथा संसाधनों की सुविधाओं से वंचित रहा है। सामाजिक असमानता, देखिए सामाजिक असमानता क्या होती है? समाज में जातिगत आधार पर समाज का विभाजन है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है, वहीं पर शूद्र तथा निम्न जाति के लोगों को हेय दृष्टि से देखकर उन्हें समाज में उच्च वर्गों के समान सम्मान तथा अधिकार प्राप्त नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सामाजिक पदानुक्रम से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्या तात्पर्य है? उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान अथवा पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है और तो दूसरे क्षेत्र में उसका पद नीचा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, व्याख्या कीजिए। उत्तर में देखिए, प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। इन समाजशास्त्रियों का मानना है कि जाति की मान्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है तथा जन्म के बाद से ही उसके ऊपर जाति के नियम अथवा प्रथाओं का निर्वाह किया जाने लगता है। व्यक्ति पर जाति अंकुश रखती है, वह अपनी जाति में ही शादी कर सकता है। जाति के अनुरूप कार्य या व्यवसाय उसे करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपका हमने A1 सीरीज से चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है। ये जितनी भी हेडिंगें हैं आप एक बार इसको जरूर पढ़िए, जरूर याद कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ये होता है द एंड, समाप्त होता है।